नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस समय निश्चित तौर पर अगर हम बात करें देश के एक शैक्षणिक परिदृश्य की, मैं उनकी राजनीतिक संबद्धता की बात बाद में करूंगा। पहले मैं ये बात करूंगा कि वो देश में शैक्षणिक जगत में काम करने वाले एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। वर्तमान समय की बात करें तो जिस तरह से हैदराबाद में एक दलित विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की मृत्यु के बाद जिस तरह की राजनीति है, उस परिदृश्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिस तरह से नाम आया है, ये मसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील अंबेकर साहब। बहुत स्वागत करता हूं अंबेकर साहब। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो चीज़ जुड़ी है वो एक विचारक की भी है। एजुकेशन में एक युवा विचारक के नाते भी आपने काफ़ी काम किया है। ये पूरा घटनाक्रम ये ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया है, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, ये वहाँ जाकर खड़ा कर रहा है जहाँ से हैट्रेड या वैमनस्यता आरंभ होती है, और ये बहुत चिंतनीय है। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? नहीं, एक तो ये बात निश्चित रूप से कोई अगर छात्र और जो आत्महत्या करता है कैंपस में, पीएचडी का छात्र हो, तो निश्चित रूप से में ये दुखद है और विचारणीय है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है। इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए और इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई हल ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इस पर हो रही राजनीति का सवाल है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही घिनौनी राजनीति है। किसी के मृत्यु पर और उसकी दलित होने का, जाति के नाम पर राजनीति करना, ये देश के हित में और विद्यार्थी और शैक्षिक हित में नहीं है। एक बात और समझने की है कि हमारी मशीनरी जो है, पुलिस है, जो इंक्वायरीज होगी उसके सच बाहर आएंगे। लेकिन जो दलित और गैर दलित के रूप में इसको जो स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इसके महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये वास्तव में देश भर का जो दलित आंदोलन या अम्बेडकरवादी आंदोलन है, वो आंदोलन एक संविधान के पक्ष में है, तिरंगे के सम्मान में है। वो आंदोलन वो अहिंसक है और वो देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता। लेकिन जहां आप तेलंगाना में या हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की या इस तरीके के जो कुछ संगठन आजकल चलाए गए हैं, ये नाम अम्बेडकर का ले रहे हैं, लेकिन इनकी जो फॉलोइंग, विचार जो फॉलो कर रहे हैं, वो अनुसरण कर रहे हैं, वो माओ के है, मार्क्स के है। और वो अपनी पॉलिटिकल एजेंडा, जिसको वो लोकतंत्र के द्वारा नहीं, हिंसा के द्वारा दूसरे रास्तों से, वो नॉट बाय बैलेट बट बाय बुलेट प्राप्त करना चाहते, ये लोग जो है, इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया है अम्बेडकर के नाम पर ये दलित आंदोलन को। और इस कारण से दक्षिण में यहाँ जो अम्बेडकर आंदोलनवादी आंदोलन का या उसका कैरेक्टर बदल जाता है। दैट इज़ द एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट। उसके कारण कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन एक एलिगेशन जो है इसमें अंबेडकर साहब, वो ये है कि अंबेडकर साहब को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई है, और जिसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी ये स्टैक है, और विद्यार्थी परिषद भी अब ये मान रहा है कि अंबेडकर किसी राजनीतिक दल की धरोहर नहीं है। उनसे जुड़े तथ्यों की भी बात हुई, उनके अपमान का जिक्र भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ। क्या आपको लगता है कि ये तरीका, इस तरह से किसी महापुरुष को, देश के जो संविधान निर्माता हैं देश के, उनको लेकर ये लड़ाई अगर वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई और उसमें विद्यार्थी परिषद जैसा ताकतवर संगठन अगर शामिल हुआ, तो क्या हमारे विश्वविद्यालय, और ख़ासतौर से दक्षिण से इसका आरंभ हुआ है, तो क्या ये एक हिंसक संघर्ष की तरफ नहीं बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दलित आंदोलन के साथ, अम्बेडकरवादी आंदोलन के साथ विद्यार्थी परिषद का कहीं कोई संघर्ष का इतिहास ही नहीं है। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। मराठवाड़ा में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का मुद्दा आया, विद्यार्थी परिषद उस आंदोलन में उस पक्ष में है। और जहां आरक्षण का मुद्दा आया, विद्यार्थी परिषद उसके पक्ष में, क्योंकि ये समाज में भेदभाव है। आज भी समाज के पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव की परिस्थितियां हैं, और इसलिए ऐतिहासिक कारणों से उस आरक्षण की आज ज़रूरत है। जहां SC ST के आज का मुद्दा नहीं है, ये सतत रूप से SC ST के जितने भी समस्याएं हैं, उनके छात्रावास है, हॉस्टल्स है और उनकी स्कॉलरशिप्स है, इसके बारे में सतत संघर्ष चल रहा है विद्यार्थी परिषद के द्वारा। आज पूरे देश में हम लोगों ने 2 बार सर्वे किया, 10 साल से सर्वे की प्रक्रिया चल रही, जगह जगह आंदोलन हुए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो ये कोई वर्चस्व की लड़ाई मैं नहीं मानता हूँ। हम लोगों के लिए ये निष्ठा का मुद्दा है
और हम लोग जब भारत के विकास की, भारत माता की जय करते हैं हम लोग, तो उसका मतलब ये होता है कि समाज का हर वर्ग जब तक सामने नहीं उठता, जो पीछे रह गया वो आगे नहीं आता, तब तक भारत माता की जय पूरी नहीं हो जाती। और इसीलिए मुझे लगता है कि संघ की स्थापना हो या विद्यार्थी परिषद की स्थापना से ही ये एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। और इसीलिए ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। और मुझे लगता है कि वास्तव में लड़ाई तो इस कारण से हुई है कि कुछ लोग, और इसलिए अम्बेडकरवादी आंदोलन से कोई संघर्ष नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। मुद्दा इसीलिए आया है कि जो वामपंथी या जो तथाकथित जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, अल्ट्रा लेफ्ट नक्सल्स है, इनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। और इसीलिए खासकर यहाँ पर इन्होंने, और इनके कुछ अध्यापक लोग हैं, इन्होंने अड्डा बनाकर और अंबेडकर का नाम लेना और विद्यार्थियों को बरगलाकर अपनी मूवमेंट में नक्सली बनाना, ये कार्यक्रम इनका चल रहा है। और इसीलिए इन्होंने याकूब का समर्थन करते हैं लोग, उसका विरोध किया हम लोगों ने। एक जो समीक्षकों का एक मत ये है, जो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े संगठन कई बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं, और फिर वो एक सफाई देने जैसी मुद्रा में चले आते हैं। जिस तरह से अभी टॉलरेंस को लेकर देश में एक बहस छिड़ी, अब उसका आधार कहाँ से था? लोग मानते हैं कि ये बीजेपी में ही बैठे हुए कुछ लोग वो आधार मुहैया अपने आलोचकों को करा देते हैं। मुझे लगता है कि ये सफाई नहीं है, लोकतंत्र की सुंदरता है कि प्रश्न जब आप समाज में जाएंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो प्रश्न उठाए जाएंगे। इसलिए प्रश्न उठाना जायज़ है। और मुझे लगता है कि सही बात को पहुंचाना, और आजकल के ज़माने में जहां जिस तरीके के मीडिया उपलब्ध हैं, तो वो भी एक माध्यम का उपयोग करना, बल्कि अपना जो सीधा संपर्क, हम लोग विद्यार्थी परिषद के नाते सीधे विद्यार्थियों से महाविद्यालय में हमारा संपर्क है, और इसलिए हमारी बात तो विद्यार्थियों तक पहुंच रही है। इसी कारण से संगठन भी बढ़ रहा है। समाज के सभी वर्ग से सारे लोग इसमें हिस्सा बन रहे और महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे, इसके नेतृत्व में आ रहे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे इस राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसने समाज के सब वर्ग को साथ ले लिया है, तो निश्चित रूप से विशिष्ट वर्ग और जाति के आधार पर जो राजनीति करना चाहते हैं, वो इस तरीके की बातें उठाकर कुछ माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में चर्चाएं होगी, विचार विमर्श होते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब राष्ट्रवाद जो है वो सीमित हो गया, ऐसा नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद है वो जर्मन के हिटलर का राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्रवाद दूसरे किसी राष्ट्र को समाप्त करने के लिए नहीं है। तो ये राष्ट्रवाद एक व्यापक है, जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव और मतलब आगे बढ़ने वाला है, जिसका ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ये देखिए, मैं बातचीत को मैं उसी दिशा की तरफ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस प्रगतिशील राष्ट्रवाद की बात है, ये उस प्रगतिशील राष्ट्रवाद को जो लोग, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि वो इस बहस को गलत दिशा में मोड़ने की तरफ ले जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी या विचारधारा जन्य जो उसके संगठन हैं, ये उस प्रगतिशील राष्ट्रवाद को ठीक तरह से देश के सामने, आलोचकों के सामने, मीडिया के सामने रख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो वो आप बीजेपी से उसका सवाल कर सकते हैं। जहाँ तक विद्यार्थी परिषद या पूरे संघ परिवार के बारे में आप मुझे कुछ जानना चाहेंगे, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आज विद्यार्थी परिषद या सारा संघ और सारे संगठन आज अगर बढ़ रहे और उसकी पूरी पैठ समाज में बन रही है, तो इसका आधार हम लोगों, इसका मतलब ही ये होता है कि हम लोग जिस बात को लोगों के पास लेकर जा रहे हैं, जिस एक व्यापक प्रगतिशील राष्ट्रवाद को हम लोग लेकर जा रहे हैं, जो किसी के लिए एक मतलब डर या अभिशाप नहीं है, तो सभी लोगों को एक मुक्त रूप से चलने का। और ये राष्ट्रवाद ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये राष्ट्रवाद ऐसा है कि जिसमें कई भाषा के लोग एक साथ रह सकते हैं। ये हम दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, जहाँ कई पंथ संप्रदाय के लोग एक साथ रह सकते हैं, अलग अलग वेश पहनने वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। ये राष्ट्रवाद तो ऐसा है, और इसीलिए इस राष्ट्रवाद के कारण दुनिया में कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपका पंथ हो, तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद है कि ये अगर स्थापित मजबूती से होता है, तो किसी को भी अपने पंथ से चलने की अनुमति इसमें है। जी, इसमें बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि वो आपका विषय नहीं है, लेकिन ये एलिगेशन हमेशा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ताधारी दल है, नेतृत्व कर रही है गठबंधन का, वो डिफेंसिव हो जाती है। अब आपके सारे मंत्री बैठ गए,
फिर बात होने लगी सफाई देने की या एक्सप्लेन करने की। जब आप ठीक रास्ते पर, और ये हमेशा होता है, चाहे आमिर खान का मसला हो, शाहरुख खान का मसला हो, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, क्या आपको लगता है इसको लेकर एक स्ट्रैटेजी जिस तरह की होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी कहीं दिख नहीं रही है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ऐसा है, जो भी केंद्र में या कोई भी सरकार में जब राजनीतिक दल रहता है तो उसकी भरपूर समीक्षा होती है और निश्चित रूप से सरकार एक दायरे में काम करती है, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, सरकार से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें चाहे मुद्दा हैदराबाद का हो, चाहे आमिर खान का कोई भी मुद्दा हो, इसमें डिफेंसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ये लड़ाई इसी बात की चल रही है, इट्स आइडियोलॉजिकल बैटल है ये, कि भाई हाँ, जहाँ एक तरह से लोग ऐसे यहाँ आए और जिन्होंने ऐसे विचार रखे कि जो राष्ट्र की कल्पना को ही डिनाई करते हैं, नकार देते हैं, जो राष्ट्रीय एकात्मता को ही नकारते हैं, जो यहाँ की संस्कृति की जो हमारी आइडेंटिटी है राष्ट्र के, उसको ही नकारते हैं, तो ये एक डिनायल जो है एक तरीके से यहाँ ये राष्ट्र की कल्पना को, भारत के इतिहास को, उसकी गौरवपूर्ण इतिहास को, तो ये पूरा एक तरीके से ऐसा एक डिस्कोर्स इस देश में हमारे अंग्रेज़ों के समय से या उसके बाद वामपंथियों के या सो कॉल्ड जो सेकुलरिज्म के नाम पर जो एक मिथ्या, मतलब जो एक भ्रम यहाँ पर तैयार हुआ है, तो उसके कारण से बहुत सारी गलतफहमियाँ अपने देश में शिक्षा में भी व्याप्त है और उसका एक परिणाम है कि बहुत सारे लोग इससे भ्रमित भी होने की संभावनाएं कई बार बन जाती है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये बात साफ होनी चाहिए कि भाई हमारे देश का जो डिस्कोर्स है, जिसके कारण मतलब भारत जाना जाता है, उसकी संस्कृति जो है, वो डिस्कोर्स हमारे देश में एकेडमिक्स में आना चाहिए, इस देश के मीडिया में आना चाहिए, इस देश की फिल्म में आना चाहिए, ताकि लोग इस बात को समझें कि भाई व्हाट इज़ भारत, भारत क्या है। मतलब ये इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन मैं फिर एक उस सवाल की तरफ ले जाता हूँ जिसका आपने जिक्र किया, जो प्रगतिशील राष्ट्रवाद, आपने एक बड़ा सुंदर शब्द का उपयोग किया, क्योंकि इस शब्द के बारे में भारतीय जनता पार्टी या उसके विचारधारा जन्य संगठनों की तरफ से या तो प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आप ये कह सकते हैं कि मीडिया या दूसरे लोग उसको उस रूप में ग्राह्य नहीं करते हैं, शायद ये आरोप भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात है कि राष्ट्रवाद के बड़े ऐसे अर्थ ग्रहण करके जाते हैं सामने, जैसे वैलेंटाइन डे, या ऐसा लगता है कि भगवा पटका डालकर चलने वाले लोगों का एक समूह, या ऐसा लगता है कि किसी विचारधारा या किसी कम्युनिटी को चुनौती देने वाला एक समूह। ये क्या आपको लगता है इसको लेकर एक बहुत डिबेट की ज़रूरत है विश्वविद्यालयों में भी? बिल्कुल, निश्चित रूप से ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये निश्चित रूप से बहस का मुद्दा हम लोग भी बनाना चाहते हैं कि भाई सेकुलरिज्म ऐसा एक शब्द बना दिया गया कि जिस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती, तो उस पर बहस होनी चाहिए कि दुनिया में सेकुलरिज्म इसीलिए आया कि भाई उन्होंने अनुभव लिया, जब यूरोप में चर्च का राज बना तो जीसस का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब चर्च का राज बना तो उसमें महिलाओं के अधिकार समाप्त हो गए थे, उसमें मतलब राजनीतिक अधिकार समाप्त हुए, विज्ञान के लिए कोई पृथ्वी गोल बोलता है तो उसको विषपान कराया गया। तो उनको लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इसलिए जीसस के प्रति जो धार्मिक सम्मान है वो बना रहेगा, तो वो अलग चीज़ होनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेट जो है अलग होना चाहिए। उनके इस अनुभव से उन्होंने सेकुलरिज्म का शब्द गढ़ा गया, लेकिन वो चीज़ हमारे यहाँ लागू ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो जैसे पूरी दुनिया में खलीफा का राज स्थापित हुआ तो लोगों को अनुभव आया कि लोगों के, महिलाओं के पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिकल अधिकार समाप्त हो गए, तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई। लेकिन जब अंबेडकर साहब आप ऐसा बोलते हैं तो लोग उसका दूसरा अर्थ लगाते हैं कि क्या सेकुलरिज्म खत्म करने की बात है। मेरी बात अगर पूरी आ जाए तो मुझे लगता है अर्थ नहीं बनेगा। तो इसीलिए लोगों के, ये मेरा अनुभव नहीं, दुनिया के उसी संप्रदाय के लोगों के जब अनुभव आए तो उन्होंने अपने अपने देशों में इससे मुक्त होकर एक इससे मुक्त ऐसे पॉलिटिकल स्टेट की स्थापना की, चाहे वो इस्लामिक देश हो, चाहे वो यूरोप के क्रिश्चियन देश हो, उन्होंने सेकुलर स्टेट्स की स्थापना की। लेकिन भारत का अनुभव इससे विपरीत था। भारत के जितने भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट थी उसमें एक संप्रदाय के वो मतलब बंधे हुए नहीं थे, वो व्यक्तिगत रूप में भले ही किसी एक संप्रदाय के होंगे, लेकिन जो स्टेट था वो कभी भी, मतलब एक अशोक के समय का अगर छोड़ दे अपवाद, तो कोई स्टेट ऐसा नहीं था, उसमें अलग अलग प्रकार के संप्रदाय एक साथ रहते थे। इसलिए शिवाजी के समय भी उनकी फौज में भी मुसलमान हैं, और शिवाजी स्वयं अफजल खान की भी कब्र वो बना सकते हैं। दैट इज अ शिवाजी हिंदू स्टेट। तो मुझे लगता है कि हिंदू स्टेट इज सच ए आइडियोलॉजिकल
मतलब एक बात है कि जिसमें एक उदाहरण है दुनिया के लिए कि भाई सभी संप्रदाय और सभी प्रकार की पूजा पद्धति करने वाले लोग एक साथ जी सकते हैं। अगर उनकी सांस्कृतिक अवधारणा एक हो तो वो राष्ट्र बन सकता है। आपको लगता है ये जो आप जो व्याख्या आप कर रहे हैं और जो आपका मानना है कि यही सच्ची और सार्थक व्याख्या है, ये व्याख्या देश कैसे समझेगा? देश आपके माध्यम से आज समझ रहा है और हमारे काम से समझ रहा है, आज जो कार्य बढ़ रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो राष्ट्रवाद है इसमें मतलब जाति के ऊपर भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, इसमें अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसमें आज और हमारे धर्म या शास्त्र का दाखिला देकर या उसका उदाहरण देकर अगर कोई आज भी ये बात करता है कि नहीं भाई ये तो हमारे, तो ये गलत बात है। कहीं भी हमारे वेदों से लेकर कहीं भी हमारे डिस्कोर्स में ये बात नहीं है, क्योंकि जो हम सब में भगवान मानते हैं वहाँ कोई जाति के नाम पर ऊंच नीच कैसे हो सकता है? इसी संदर्भ में बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही गलत बात अपने समाज में आई है। और इसलिए मुझे अगर कोई पूछेगा कि आपका फर्स्ट एजेंडा क्या है, तो मैं ये चाहता हूँ कि समता युक्त समाज होना है जिसमें जाति के नाम पर भेदभाव समाप्त हो और एक ऐसा सुंदर चित्र भारत का दुनिया के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या दैट इज माय ड्रीम। बिल्कुल। इसी संदर्भ में क्या आप इतिहास के पुनर्लेखन की जो मांग जोर पकड़ती रही है, क्या आप चाहते हैं कि एक इतिहास का तटस्थ और निरपेक्ष पुनर्लेखन होना जरूरी है, लेकिन ये राजनीति के माध्यम से नहीं होना चाहिए। सरकारों को या राजनीतिक दलों को इसमें लीडरशिप नहीं करना है, उनके माध्यम से नहीं होना चाहिए, वो किसी भी दल की सरकार हो। तो इसको तटस्थ लोग बैठे, इस पर निरपेक्ष चर्चा हो और इस पर एक एकेडमिक बहस हो और इस विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान उसके केंद्र बने और जिसके माध्यम से हम इसकी एक निरपेक्ष इसका हम लोग लेखन करें। आज हम इसके लिए बहुत वाइडली क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय बेरोजगारों की फौज को तैयार करने का केंद्र मात्र बन गया है। अब तो स्थिति यह है कि हमारे जो तकनीकी शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे। मैं इसमें नहीं जाता कि उसकी वजह क्या है, बरसों बरस क्या खामी रही, लेकिन आज भी ये आरोप लगते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि जहाँ से गंगोत्री बहती है वहाँ ले देकर कुलपतियों की नियुक्ति होती है। ये बड़े वाइड एलिगेशन है। विद्यार्थी परिषद खुद झंडा लेकर चलता रहा है, मानते हैं, बिल्कुल हम लोग लड़ रहे हैं इस बात पर। जी, तो आखिर आप इसका क्या एक मॉडल देखते हैं कि ये सी चेंज हम कैसे करें? क्या हम ग्लोबलाइजेशन के सामने घुटने टेक दें? क्योंकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसे बिल्स की भी बात है जो यूपीए में भी था और आपके समय भी बात हो रही है कि बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं वो आकर यहाँ अपना बाजार खड़ा करेंगे। मैं इस बात पे कहता हूँ कि देखिए, शिक्षा का विस्तार होने की आज देश में ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है और बहुत सारा ऐसा तबका है, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, गांव में, देहात में बहुत सारे ऐसे समाज है हमारा कि जो अभी भी शिक्षा से दूर है। और इसीलिए ऐसे देश में सरकारों को हम लोग ये मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट से लेकर सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो एक विचार आया कि भाई सरकारों की दखल इसमें कम होनी चाहिए और ये निजी को दे देना चाहिए। हम लोगों का ये कहना है कि नहीं, आज मतलब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकार और राजनीतिक दलों को ये बात पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षा, हमारे देश में शिक्षा में सरकारों की भूमिका है और वो केवल प्राथमिक में नहीं, उच्च शिक्षा में है और महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आर्थिक बजट पिछले 3 सालों में जो कम हुआ है आर्थिक के लिए अलॉटमेंट, हमने जेटली जी से भी कहा है कि इसमें बजट बढ़ना चाहिए शिक्षा पर। और सरकारों की भूमिका है, राज्य सरकारें भी अपनी एलोकेशन कम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर देश के सामान्य पिछड़े और गरीब लोगों को सामने लाना है, वो ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में आ रहे हैं और इसीलिए सरकारी संस्थानों की हालत ठीक करना ये सरकारों की जिम्मेदारी और प्राथमिकता है। इसलिए एक तो उसका विस्तार होना चाहिए सरकारी व्यवस्था का और उसकी मजबूती के लिए पैसा देना चाहिए। दूसरी बात, निजीकरण के हम विरोध में नहीं है, या विदेशी कोई संस्था आती है तो वो यहाँ अच्छी संस्थाएं आए, बुलाएं बेस्ट दुनिया के 100 यूनिवर्सिटीज़ को, अच्छी बात है। वैसे ही हमारे यहाँ से विद्यार्थी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोई विरोध नहीं उसका, लेकिन कौन से विश्वविद्यालय आएंगे वो हमारा चॉइस होना चाहिए। द बेस्ट 100 यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड, इफ़ दे आर कमिंग हियर वी वेलकम देम। लेकिन और दूसरा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आज जो एक छूट दे के रखी है, हम लोग को ये आपके माध्यम से भी मैं ये विषय उठा रहा हूँ कि प्याज पर लोग सरकारें उखाड़ देते हैं। आज लोगों को इस पे लिए जागृति होनी चाहिए, खासकर अभिभावकों को, कि हमारे बच्चों को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और ये सभी राजनीतिक दल और सरकारों के सामने आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।
आज हम लोग ये चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि जो शिक्षा का व्यापारीकरण है वो रुकना चाहिए, कोई ना कोई रेगुलेटरी बिल इसके लिए आना चाहिए। हमने सभी लोगों से कहा है, हम लोग प्रधानमंत्री से मिले तब भी हमने ये कहा कि ऑटो रिक्शा के लिए आप लोग मीटर लगाते क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, तो जो निजी संस्थाएं उसमें फीस और एडमिशन कैसे होगी इस पर रेगुलेशन आना ही चाहिए। तो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दे हैव अ रोल। एचआरडी मिनिस्ट्री ठीक काम कर रही है आपको लगता है इस दिशा में? मुझे लगता है कि बहुत सारे काम तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि ये शिक्षा के व्यापारीकरण, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ठोस काम होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने इस पर बिल लाने का प्रयास किया है, उनका बिल आया है, स्वागत है उसका। मुझे लगता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हमने क्या जो सभी जिसमें शिक्षा मंत्री है सभी सरकारों के, हम इस सब राजनीतिक दलों के पास भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आप सब लोग मिलकर ये पहल करें। स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स को भी हमने ज्ञापन दिया है, ऑल पार्टीज़ के, कि ये एक बात ऐसी जिस पर कंसेंसस आप बनाइए। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि मीडिया के लिए एक आचार संहिता की बात होती है, राजनीतिक दलों के लिए भी एक आचार संहिता की बात होती है, और तमाम ऐसे संगठन, ऐसी एजेंसीज, चाहे वो खुद न्यायालय क्यों ना हो, ये विद्यार्थी परिषद के लिए अगर मैं बात करूं, आप एक ऐसे संगठन है जिसकी छवि अराजक संगठन की नहीं रही है। माना जाता है कि आप विचार के तत्व को लेकर कुछ घटनाएं हैं जिसको अपवाद में रख लीजिए, या मान लीजिए कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जैसे मध्य प्रदेश में एक हुआ प्रोफेसर सबरवाल कांड, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता। फिर भी मैं कहता हूं कि यमुला की घटना, जो रोहित यमुला की सुसाइड हुई, क्या आपको लगता है कि जैसे मीडिया के लिए बात होती, विद्यार्थी परिषद का भी अपना एक विजिलेंस कमेटी होना चाहिए जो इन घटनाओं की पैरेलल जांच करे, भले ही वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन करे, लेकिन सच विद्यार्थी परिषद के भी कर्ता धर्ताओं तक आना चाहिए कि संगठन ने कोई ऐसी भूमिका तो नहीं की वहां निभाई जो नहीं। मैं देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से समाज के सभी जगह वर्गों से लोग विद्यार्थी परिषद में आते हैं, सभी समाज के जैसे आते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद की अपने जो सारे यूनिट्स होते हैं, तो उसमें ये निश्चित रूप से एक व्यवस्था अपने आप बनी रहती है, तभी तो संगठन इतने तरीके से आगे चल रहा है। और मुझे लगता है कि हैदराबाद का जहाँ तक विषय है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल सही और सटीक भूमिका निभाई है। अगर कोई पीटा है वो तो हमारे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सुशील कुमार पीटा गया है, इसलिए अगर कोई विक्टिम है तो हम लोग हैं, और उसके बावजूद भी हमने किसी को पीटा नहीं है। उसके बावजूद हम पुलिस के पास गए, न्यायालय के पास गए हैं, और हम विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए हैं। तो देखिए, ये जो सारे लोग हैं ये बंदूक से लेकर सारा हिंसक रास्ता अपना रहे हैं, और हम लोग उनको भी अपील करना चाहते हैं कि भाई आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, आप लोग आइए, हमारे देश को लोकतंत्र मिला है, हम लोग बहस करें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय आइडियोलॉजिकल बहस का मुद्दा बने, जिससे हमारे जो नई लीडरशिप है जीवन के सभी क्षेत्र में, नॉट ओनली पॉलिटिक्स, तो वो एक समझी और सुलझी हुई निकलेगी। इसलिए बहस तो होनी चाहिए विश्वविद्यालय के, बट इट शुड बी आइडियोलॉजिकल बहस। इसमें हिंसा का किसी को रास्ता नहीं लेना चाहिए, और किसी को भी इसमें इस तरीके से मैं मानता हूँ कि भाई दिल पे भी नहीं लेना चाहिए ऐसा। और मुझे तो लगता है कि जो रोहित है उसके दोस्तों को भी पूछना चाहिए कि वो उस समय कहाँ थे जब उसने आत्महत्या की, और ऐसे क्या कारण थे। चारू मुजुमदार ने भी आइडियोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या की थी। इसलिए ये देखना चाहिए कि कहीं ये अंबेडकर का विचार उनको वो फॉलो करना चाहता था, और ये वामपंथियों के विचार उसको दबाव दे रहे थे, और कहीं इस फ्रस्ट्रेशन का दबाव तो उस विद्यार्थी पर नहीं आया है। तो ये भी एक देखने का विषय है। चलिए, अंबेडकर साहब, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये थे सुनील अंबेडकर साहब, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए।